देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ये वैसे तो जो एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो भी बच्चे करते हैं ना, उनको लगता है ये क्या पढ़ा रहा है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ये तो मेरे को आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से मैं हर साल देख रहा हूँ अपना जो बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है, वहाँ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये चैप्टर कोई बड़ी क्लास का नहीं है, 8th क्लास का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर 8th क्लास का, और इसमें से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें यही तो पता नहीं होता कि सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जो लोग हैं, जो पेपर बनाने वाले हैं कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम का, उनको यही तो पता है बेसिक में से एग्जाम दो, ज्यादा टफ एग्जाम बना ही नहीं रहे, वो बिल्कुल सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, और वो बेसिक क्वेश्चन ही तुमसे गलत हो रहे हैं। जो कंपटीशन टफ क्वेश्चन है वो तो सभी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग रहा है भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर साल, पर जो बेसिक क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन वो गलत हो जा रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए मैं तुम्हें ये छोटे से छोटे टॉपिक भी कवर करवा रहा हूँ, और लोगों को इनका पता ही नहीं है। लोग कहते हैं अरे 8th का तो मेरे को आता ही है, ऐसा क्या है, कुछ भी तो नहीं है उसमें, मैं कर लूंगा। पर मैं सारा नहीं एक एक लाइन पढ़ा रहा, पहले क्या कह रहे बूझो क्या कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें वो क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूँ इस चैप्टर में से। हमारा 30-40 मिनट में जितना भी है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अंदर जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करके दूंगा। और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेगा, और फिर बताना मेरे को आने के बाद कि क्या हुआ, इतना बेसिक क्वेश्चन आ रहा था और गलत हो गया, तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं हम, स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये छोटी छोटी बातें नहीं बता रहा मैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कब से स्टार्ट हुई, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से उठता है हमारा एग्जाम के लिए क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कब से स्टार्ट हुई है? 10,000 साल पहले से, 10,000 BC, 10,000 ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले से ही हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में जानते हैं। हमने एग्रीकल्चर में फूड वीट राइस वगैरह वगैरह के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले ली थी, ये बताना चाह रहा है। तो हमारे लिए एक क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ ये, और कुछ नहीं है। 10,000 BC से पहले से हम किसके बारे में जानते हैं? एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप है क्या? क्रॉप देखो, जब कभी भी किसी भी जगह पे एक तरह के प्लांट उगा दिए जाएं, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन इन लार्ज स्केल, एक तरह के प्लांट को लार्ज स्केल पे उगा दिया जाए तो उसको क्रॉप कहा जाता है। और क्रॉप मान लो मैं बात करूं राइस की, तो पेडी फील्ड धान की खेती की, तो उसमें धान के खेत में धान ही धान राइस ही राइस मिलेगा, और उसमें कोई और गेहूं नहीं मिलेगा, रे गेहूं मक्का नहीं मिलेगा। समझ में आया? अगर मैं वीट के खेत की बात करूं, वीट क्रॉप की बात करूं, तो उसमें वीट गेहूं ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए वीट तो हो सकते हैं, उसके साथ कुछ खरपतवार तो हो सकते हैं, परंतु मेनली उसमें गेहूं ही मिलेगा। उसको कहा जाता है क्रॉप। सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन इन ए लार्ज स्केल इज नोन एज क्रॉप। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी यही हुआ है। When the plant of the same kind important है are cultivated on one place in large scale is known as crop. For example, wheat को अगर उगाया जाए तो wheat plant ही नजर आएंगे। यही बात तो मैं कह रहा था तुम्हें। ठीक है भाई, यहाँ तक इससे 2 ही क्वेश्चन उठे थे। क्रॉप क्या होती है और क्रॉप के बारे में हम कब से जानते हैं, 2 ही क्वेश्चन है, 1 और 2। तो इस पेज में से 2 क्वेश्चन बनने वाले थे, वो मैंने दोनों कवर कर लिया। हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दो रे। सभी को क्रॉप क्या होती है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में हम कब से जानते हैं। अब नेक्स्ट पेज में वो क्या बता रहा है देखना जरा। नेक्स्ट पेज के अंदर वो खरीफ और रबी की फसलों के बारे में बता रहा है। रबी की फसल हमारे जो मेनली, वैसे तो 3 है, रबी, खरीफ और जायद की क्रॉप। रबी, खरीफ और जायद की क्रॉप। ठीक है, पर हम जो मेनली बातें कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? रबी और खरीफ के बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादातर देखे गए हैं। तो देखिए भाई, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या क्या है? रबी की फसल, खरीफ की फसल के बारे में। खरीफ रेनी सीजन को ही खरीफ कहते हैं, ठीक है, और विंटर सीजन को क्या कह दिया जाता है? रबी की फसल कहा जाता है। रेनी या मानसून भी कहते हैं भाई इसको, मानसून सीजन में आती है खरीफ की फसल। ठीक है, और जो रेन है इंडिया में जून से लेके सितंबर तक चलती है, ये ध्यान रहे। और जो एग्जाम्पल है सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था जीएसटी वाला ट्रिक बना के मैंने बता रखी है। बीजेपी सरकार बोलती, खरीफ सरकार जीएसटी लगाती है, अपना सीएम बनाती है, वो वाली ट्रिक बता रखी है ना मैंने। अपने चैनल पे जाके वहां ट्रिक देख लो, खरीफ की फसलों की ट्रिक्स मिल जाएंगी तुम्हें। और उसके अंदर पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब आ जाएंगे। ये जितने भी दे रखे हैं, राइस खरीफ का है, मेज मक्का, सोयाबीन होगी, ग्राउंडनट मूंगफली होगी, कॉटन कपास, ये सब खरीफ की फसलें। रबी की फसलों के बारे में बातें करते हैं। तो क्रॉप विंटर कब आता है? अक्टूबर से स्टार्ट होता है सर। अक्टूबर सितंबर में सोविंग की जाती है और मार्च अप्रैल में कटिंग की जाती है सर, इनकी गर्मियों में, मार्च अप्रैल के बाद। ठीक है सर। रबी की क्रॉप,
रवि क्रॉप्स के एग्जांपल मैंने क्या कहा, रवि नाम का एक लड़का है, वो बहुत ही आलसी है, वो अपने खेत में जाता है, गेहूं और जो उसने अपने खेत में उगा रखे, रास्ते में मटर और चने उखाड़ के खाता है, मस्त होके सो जाता, मतलब मस्टर्ड। रास्ते में चने और मटर मतलब ग्राम्पी एग्जांपल हो गया। क्या उगा रखे खेत में, वीट और जो राइस, जो और गेहूं उगा रखे, तो जो बारले हो गया, वीट गेहूं हो गया, ठीक है। और रास्ते में क्या उखाड़ के खाता है, ग्राम चना और मटर पी, और मस्त होके सो जाता है, मस्टर्ड। अरे समझ में आया? तो रवि वाली ट्रिक से ये रवि की फसलें सारी याद हो जाएंगी हमें, और कब विंटर सीजन में उगाई जाती है, कब सोविंग की जाती है, कब कटिंग की जाती है, सारा याद कर लेंगे भाई। इस तरह से खरीफ और रवि याद हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में बातें कर रहा है। किसके बारे में बातें कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में बातें कर लेते हैं। देखना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसके अंदर क्या क्या आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में चर्चाएं करना। तो देखना भाई, सबसे पहले अगर बात करें तो किसकी बातें करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सबसे पहले किसकी प्रिपरेशन करेगा, सोइल की प्रिपरेशन करना ही उसका मेन एम होगा। क्यों क्यों सर? सबसे पहले अगर किसी को खेती करनी, एग्रीकल्चर में क्रॉप कल्टीवेट करनी है उसको, तो उसके लिए सबसे पहले मिट्टी को के साथ छेड़खानी तो करनी पड़ेगी भाई उसको। क्यों करनी पड़ेगी रे? टिलेज करेगा सर, प्लगिंग करेगा। ये क्या होता है सर, टिलेज और प्लगिंग? प्लगिंग या टिलेज होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को लूज करेगा ताकि उसके अंदर रूट है, वो जो भी सीड हम उगाए उसकी रूट पेनिट्रेट कर सके, ब्रीदिंग अच्छे से कर सके, ठीक है सर। सबसे पहले वो कर रहा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक समझ में आ गया सर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगी सर, सीड बेड तैयार हो गया। अब उसके अंदर क्या करा जाएगा सर, सीड को उगाया जाएगा, और सीड को मिट्टी के अंदर कुछ सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर तक नीचे उगाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं रे, सोइंग। सर ये सेकंड स्टेप हो जाएगा सोइंग। अब सीड को नीचे मिट्टी में डाल दिया गया है और उसको ऊपर से कवर कर दिया गया है ताकि वो कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और एयर को लेके बाहर आ सके, अंकुरित हो सके, ठीक है। फिर सर वो बड़ा होने के लिए उसको मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, तो उसमें क्या डाले जाएंगे, मेन्योर, खाद और फर्टिलाइजर, उर्वरक डाले जाएंगे सर। मेन्योर तो होता है सर नेचुरली जो कोई भी डेड प्लांट के पार्ट से या किसी से बनाया जाता है। खाद जिसको कहते हैं, गोबर की खाद भी मेन्योर है। और फर्टिलाइजर ये कि फैक्ट्रियों में केमिकल्स की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। अब सर वो बड़ा हो रहा है प्लांट, अब उसको न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो गए मेन्योर और फर्टिलाइजर की हेल्प से। अब क्या करूं सर, अब उसमें पानी लगा, इरिगेशन। अब पानी लगाने के तरीके बहुत हो सकते हैं, फुहारा सिस्टम हो सकता है, ड्रिप सिस्टम हो सकता है, ट्यूबवेल के थ्रू हो सकता है, बहुत सारे प्रोसेस है। हम सारी बातें करने वाले हैं आगे इसी लेक्चर में, सारी बातें इरिगेशन की फुल चर्चाएं हैं, ठीक है सर। अब इरिगेशन भी कर दिया सर, अब उसमें वीड भी उग रही है सर, साथ साथ में जो हमारी क्रॉप है, मेन क्रॉप, उसके साथ अनवांटेड प्लांट्स हो गए जिनको हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। अनवांटेड प्लांट ग्रो विद द क्रॉप इज नोन एज वीड, खरपतवार उग गए तो सर उनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडीसाइड का यूज करना पड़ेगा। वीडीसाइड या हर्बिसाइड का यूज करके उनको हटाने की कोशिश से करूंगा, उनको प्रोटेक्ट करेंगे वीड से, ठीक है सर। अब वो वीड तैयार होगी, पकते सर, अब उसकी क्या करी जाएगी, कटिंग करी जाएगी, और कटिंग करने को क्या कहते हैं, हार्वेस्ट कर दी जाएगी। क्रॉप क्या कर ली जाएगी, हार्वेस्ट कर ली जाएगी, हार्वेस्टिंग होगी। और हार्वेस्टिंग के बाद जो अनाज है उसको निकाल के घरों में स्टोर करना है या फिर मार्केट में ले जाना, तो वो कहा होगा स्टोरेज। तो ये सर 7 स्टेप है सर जिनके थ्रू हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरे नंबर पे सोइंग करूंगा, तीसरे पे मैन्योर या फर्टिलाइजर डालूंगा, फिर इरिगेशन करूंगा, फिर उसमें वीड को वैसे प्रोटेक्ट करूंगा, फिर हार्वेस्टिंग करूंगा, फिर स्टोरेज करूंगा। ये 7 स्टेप में से निकलना ही पड़ेगा सर मेरे को। हाँ, ये 7 स्टेप कवर करेगा तभी जाके किसी क्रॉप प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकता है। हाँ जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल स्टार्ट हो गया भाई। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब सर ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोइंग द क्रॉप। क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क टू एग्रीकल्चर टर्न टू द लूज इन इट। सॉइल को क्या किया जाता है, इसमें लूज किया जाता है ताकि जड़ें वो पेनिट्रेट डीपली कर सके और वो ब्रीथ कर सके अच्छे से, इजीली गो डीप इनटू द सॉइल। लूजनिंग क्यों जरूरी है, ताकि ब्रीथ करना आसान हो जाए जड़ों को और उसमें एयर के पार्टिकल एंट्री कर सके, जिससे कि ब्रीथिंग अच्छे से उसके लूज होने हुई सॉइल में। लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प टू ग्रो द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स भी लूज हुई सॉइल में ग्रो करते हैं। टाइट जो टफ सॉइल है उसमें तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड ऑफ द फार्मर, जो कि ह्यूमस बनाते हैं सॉइल के अंदर, सॉइल को लूज करके ह्यूमस बनाते हैं और ह्यूमस में न्यूट्रिएंट रिच होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, ठीक है सर। अब आगे डेड प्लांट या डेड एनिमल होते हैं ना,
तो डिकम्पोजर जो नीचे नीचे जीव रहते हैं ना मिट्टी में, उनको डिकम्पोजर कहा जाता है। जो सोइल के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड प्लांट या डेड एनिमल को डिकम्पोज कर देंगे और उसमें से न्यूट्रिएंट्स है वो सोइल के अंदर चले जाएंगे। डेड ऑर्गेनिज्म या डेड प्लांट्स के या ब्रांच के लकड़ी के हिस्से से क्या चले जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स उन ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनको गला सड़ा दिया जाएगा, डिकम्पोज कर दिया जाएगा और डिकम्पोज होने से उनमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो मिट्टी में चले जाएंगे और मिट्टी में से वो सोइंग करके बीज उगेगा तो उसमें वो आ जाएंगे go back into the soil and then nutrients are again absorbed by the plant और प्लांट के द्वारा वो absorb कर लिए जाएंगे। सबसे पहले मान लो ये डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है भाई, ये पूंछ है इसकी, ये आंख है और ये एक लिखे लिखे बैठा डेड हूं मैं, ठीक है, ये डेड है। अब इसको इसके ऊपर क्या आएंगे, सबसे पहले छोटे छोटे बैक्टीरिया आएंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया इसको देख लेंगे आंखें फाड़ फाड़ के, ठीक है भाई, इसको देख लिया, ये डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर बैक्टीरिया फंगी कुछ भी हो सकते हैं। ये इसके ऊपर थू 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 करके केमिकल डाल देंगे क्योंकि ये फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन करते हैं। इनका तरीका है पहले डाइजेस्ट करवाते हैं, इस पे केमिकल छिड़क देंगे जिससे कि ये डिकम्पोज गलना सड़ना स्टार्ट हो जाए, फिर इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब ये गलना सड़ना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे ये क्या यहाँ सोइल में मिल जाएगा, पूरा का पूरा डिकम्पोज होकर कहाँ मिल जाएगा, ये पूरा पूरा सोइल में चला जाएगा। और सोइल में अब मैंने कोई सीड उगा दिया, यहाँ कोई सीड उगा दिया और इसी मिट्टी में सीड उगने की वजह से वो सीड उगेगा। हाँ सर, सीड उगेगा, सीड में वो न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी में गए हैं डेड ऑर्गेनिज्म के वो किस में आने लगेंगे, सीड प्लांट में आने लगेंगे सर। और इस तरह से वो न्यूट्रिएंट किस में आ जाएंगे, प्लांट में। सबसे पहले डेड को डिकम्पोज किया गया बैक्टीरिया फंगस और इन डिकम्पोजर के द्वारा, फिर वो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में चले गए और वो मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स किस में आ गए, प्लांट में आने लगे सर। ये प्रोसीजर होता है, समझ में आया क्या रेसिपी को, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होगी और इसी को हुमस कहते हैं और इसी हुमस की हेल्प से प्लांट को ग्रोथ होती है क्योंकि प्लांट उसको अब्जॉर्व कर लेता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोले, सभी को समझ में आए। 7 स्टेप में अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल चल रहा है। पहला प्लॉगिंग और टिलिंग, प्लॉगिंग और टिलिंग करेंगे। अब हम टिलिंग और प्लॉगिंग क्या होता है सर, हल की हेल्प से, प्लो की हेल्प से सॉइल को लूज करते चलेंगे, या तो उसके आगे बैल बांध लेंगे या फिर खुद ही खींचेंगे और उसकी हेल्प से क्या होता जाएगा। आज के टाइम ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर से, इनसे हो रही है प्लॉगिंग, हैरो कल्टीवेटर ये चलाए जाते हैं। तो प्लगिंग का मतलब क्या, लूजनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को लूज करके उसको सीड बेड तैयार करना ताकि उसमें सोइंग आसानी से कर सके, रूट आसानी से पेनिट्रेट कर सके, ब्रीथिंग कर सके। इसको कहते हैं सर प्लगिंग या टीलिंग, प्लगिंग या टीलिंग। समझ में आ रहा है भाई सभी को। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है, नेक्स्ट में ये देखो टीलिंग और प्लगिंग ही दिया गया। सबसे पहले टीलिंग और प्लगिंग के बारे में चर्चाएं करेगा ये। टीलिंग और प्लगिंग क्या होती है सर, समझाना थोड़ा सा। देखो भाई, अब हमने लूज कर दिया सॉइल को, हाँ वो सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका, लूज कर चुके सॉइल को। लूजनिंग ऑफ सॉइल के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की जरूरत है जिनमें प्लो, जैसे हल, ये दिखा रखा भाई डायग्राम नीचे, और ये बैल के हेल्प से इसको खींच रहा है प्लो, ठीक है सर। द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग या प्लगिंग, टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं सर, हाँ ठीक है। दिस इज डन बाय प्लो, प्लो मतलब हल। हल क्या होता है, मेड ऑफ वुड और आयरन। देखना यहाँ पे ये तो वुड का बना हुआ ऊपर का हिस्सा, ये वुड का, ये ऊपर हिस्सा, और नीचे जो ये हिस्सा है ये किसका बना हुआ, आयरन का। तो ये वुड और आयरन से मिलकर बना होता है, या तो वुड होगी प्लस में आयरन होगा, ठीक है, वुड और आयरन से मिलकर बना होता है। द सॉइल इज वेरी ड्राई एंड अगर वो सॉइल बहुत ही ड्राई है तो उसमें थोड़ा सा पानी लगा दिया जाएगा बिफोर प्लगिंग, प्लगिंग करने से पहले उसमें पानी डाल दिया जाएगा, उसमें वाटरिंग कर दी जाएगी, ठीक है सर। The plow is made up of a big clump of the soil is cramps। जो प्लो है वो बड़े बड़े जो ठेले बना देगा तो उनको क्या कहते हैं, क्रम्स। क्रम्स प्लो की वजह से जो मिट्टी है उसमें से बड़े बड़े ठल्ले बन के मिट्टी के ढेर बनेंगे, उनको क्या कहेंगे, क्रम्स, ठीक है सर। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक क्रम्स। इन क्रम्स के अंदर तो फसल उग ही नहीं सकती, सोविंग हो ही नहीं सकती, तो इनको लेवलर की जरूरत पड़ेगी लेवलिंग करने के लिए। इनको फोड़ता चलेगा पीछे से, इन जो बड़े बड़े जो बाठे कह लो, डले कह लो, ठीक है, इनको हरियाणवी में बाठा या डलाई कहते हैं भाई, क्रम्स। इनको लूज, उनको क्या करेंगे, लेवलर आएगा, लेवलर की हेल्प से उनको क्या करते चलेंगे, प्लेन करते चलेंगे, उनके ऊपर से गुजरेगा तो वो लूज होते जाएंगे और वो क्रम्स ब्रेक हो जाएंगे। अरे समझ में आ रहा है। लेवलर द फिल्डर बेनिफिशियल फॉर द सोइंग ऑफ एंड इरिगेशन। अगर लेवलर की हेल्प से हमने उनको ब्रेक कर दिया तो इससे फायदे दो होने वाले हैं। एक तो जो सोइंग है वो आसान हो जाएगी और दूसरी इरिगेशन आसानी से हो सकेगी, जो सिंचाई करनी उसमें पानी की बचत होगी, ठीक है सर। लेवलिंग द सॉइल इज विद द हेल्प ऑफ लेवलर, यही तो कह रहा था मैं, लेवलर। हिंदी में, हरियाणवी लैंग्वेज में इसको कहते हैं सुहागा। जो पीछे ट्रैक्टर के पीछे जो लूज करता जा रहा है कल्टीवेटर, उसके पीछे इसको बांध लिया जाता है और वो जो क्रैम्स बनते हैं उनको
फोड़ता हुआ चलता है, क्रैम्प्स को ब्रेक करता हुआ चला जाता है, ठीक है। इसको लेवलर कहते हैं। सम टाइम मैन्योर एडिड बिफोर द टिलिंग, टिलिंग से पहले जो हमारी मिट्टी टाइट पड़ी है उसके अंदर क्या डाल दी जाती है, मैन्योर, खाद का छिड़काव कर दिया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड से ही कर देते हैं, और ब्रॉडकास्टिंग से उसको छिड़काव करने के बाद उसके बाद में उसमें प्लगिंग या टिलिंग की जाती है, जिससे कि वो मैन्योर भी पूरी तरह से मिट्टी के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। यही लिखा है, दिस हेल्प टू द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल, दिस इज मॉइस्चर्ड बिफोर द सोइंग, सोइंग से पहले ही मॉइस्चर प्रोवाइड करता है मिट्टी को, ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। टिलिंग और प्लगिंग क्या होता है, लूजनिंग सॉइल को करने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत होती है वो प्लो होता है, और इसको चलाकर सॉइल को लूज करने के प्रोसेस को टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं। समझ में आया? क्रैम्प्स जो बड़े बड़े ठेले बनते हैं उनको कहते हैं लेवलर, जिसके हेल्प से क्रैम्प्स को ब्रेक किया जाता है, ठीक है भाई। टिलिंग प्रोसेस, प्लगिंग, लेवलर, ये सारे समझ में आ रहे हैं ना सभी को? यस सर। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, इंप्लीमेंट्स का मतलब वो टूल जिनकी जरूरत पड़ेगी किसी भी एग्रीकल्चर खेती करने के लिए, उनमें सबसे पहले है प्लो। प्लो क्या होता है सर? हल होता है। हल एंशिएंट टाइम में जो पुराने समय से हम टिलिंग प्रोसेस के लिए हलों का यूज कर रहे हैं, वीड्स को रिमूव करने के लिए या फर्टिलाइजर डालने के लिए या इन सॉइल को लूज करने के लिए क्या किया जाता है, प्लो का यूज किया जा रहा है, ठीक है। और ये बना होता है वुड, लकड़ी का, और इसको दो पेयर ऑफ बुल की हेल्प से खींचा जाता था। देखना ये एक बैल ये रहा और एक ये रहा, दो बैल है, इनकी हेल्प से ये लिखा हुआ है, दिस इज डन बाय वुड एंड ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल, बुल की हेल्प से इसको खींचा जाता था, या कोई एनिमल और भी हो सकते थे, हॉर्स या कैमल। इट इज कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप इज कॉल्ड प्लोसीरे। देखना ये इंपॉर्टेंट बातें भाई, ये पेपर में आई हुई है, मैंने देखा हुई है इस एग्रीकल्चर के एग्जाम में भी। देखो प्लोसीरे, ये नीचे का हिस्सा प्लोसीरे, यहाँ लिखा हुआ ना प्लोसीरे, जो नीचे ट्रायंगुलर इस शेप में होता है, इस शेप में ये मिट्टी को उखाड़ता हुआ चलता है, लूजनिंग करता हुआ चलता है, इसको प्लोसीरे। ये देखो मिट्टी के अंदर गया हुआ है यहाँ डीपली, प्लोसीरे कहते हैं, जो आयरन का बना हुआ है या किसी भी मेटल का बना हुआ है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, और जो मेन पार्ट है वो लॉन्ग वुड है, इस प्लो साफ्ट कहते हैं, जिसको प्लो साफ्ट। ये प्लो साफ्ट जो मेन हिस्सा जिस बैलों के ऊपर तक रखा गया है और इससे कनेक्ट है, ये वाला इसको प्लो साफ्ट कहते हैं, ठीक है। देखो ये हिस्सा, ये अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को? प्लो साफ्ट आ गया। देयर इज ए हैंडल एट वन प्लेस ऑफ द साफ्ट, साफ्ट के एक साइड में क्या होता है, हैंडल, जिसको किसान पकड़ के चलता है, वन एंड ऑफ द साफ्ट। द अनदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विद द प्लेस ऑफ द बुल स्नैक, और दूसरा जो एंड होता है इस पे एक बीम होता है, ऐसे बीम, जिसको किसके ऊपर रखा जाता है, बुलों की नेक के ऊपर रखा हुआ। देखो ये बीम रहा, ये बीम, ये है बीम। अरे समझ में आ रहा है क्या? बीम क्या है, प्लो साफ्ट नीचे वाला, प्लो सिरे क्या है, और प्लो साफ्ट क्या है, बीम क्या है, हैंडल कहाँ है, ये सारे पता होने चाहिए। वहां पे ABCD करके क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में, वो भी कवर नहीं होते लोगों से। सिंपल, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट दिस प्लो, आसानी से एक आदमी और दो बैलों की जरूरत पड़ती है इसको ऑपरेट करने के लिए, दो बैल और एक इंसान हो, और ये तुम्हारे पास प्लो हो तो तुम आसानी से लूजनिंग ऑफ द सॉइल, टिलिंग या प्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है सर। द इंडिजिनियस वुड प्लो इज इंक्रीज बाय द रिप्लेसिंग द आयरन प्लो नाउअडेज, जो पहले लकड़ी का जो प्लो होता था ना, आज वो आयरन के पूरा का पूरा आयरन का बन चुका है, होय, जिसको होय के रूप में, होय सिंपल, देखो जो कस्सी होती है ना, एक तो वुडन लकड़ी का ये होता है हिस्सा, और उसके नीचे ऐसा लोहे का पात होता है, और इसको आराम से ऐसे कोई भी मिट्टी को लूज करने के लिए यूज करते हैं। ये होय होती थी ये, पर आज की एडवांस होय भी दिखाता हूं तुम्हें। ये होय सिंपल जो पुराने टाइम में यूज होती थी। इट इज द सिंपल टूल विच इज यूज्ड टू रिमूव द वीड, वीड को निकालने के लिए या लूजनिंग ऑफ द सॉइल के लिए किया जाता है। इट इज द लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, या तो ये जो लॉन्ग रोड होती है लकड़ी की या आयरन की हो सकती थी ये, ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग बर्ड बेंट प्लेट, नीचे बेंटेड प्लेट है, आयरन फिक्स्ड ऑन द वन ऑफ द एंड, एक तरफ तो ये बेंट प्लेट फिक्स होती है और दूसरी तरफ ये आयरन या वुड की लकड़ी की सॉफ्ट होती है लॉन्ग रोड, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये होगी होय। इंप्लीमेंट्स चल रहे हैं जो हमें किस में हेल्प कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होय है उसका डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखें थोड़ा सा, ठीक है। वर्क एज ए ब्लेड, जो नीचे हिस्सा लगा हुआ ब्लेड की तरह, बेंट प्लेट है वो ब्लेड की तरह यूज हो रही है, और एक लॉन्ग रोड है, बीम और ऊपर बीम है, इसको खींचा जा सकता है, हैंडल की हेल्प से ग्रिप दी जा सकती है। आज की एडवांस है ये, और वो सिंपल मैंने बताई जो एंशिएंट टाइम में यूज हो रही थी। पुल्ड बाय द एनिमल, और इसको एनिमल के द्वारा भी खींचा जा सकता है, ह्यूमन के द्वारा भी खींचा जा सकता है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। होय आया समझ में? होय और
होय भी समझ में आ गया और सभी को प्लो भी समझ में आ गया। उसके बाद आज के टाइम ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर, कल्टीवेटर में क्या था, बहुत सारे कांटे टाइप होते हैं और ये क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारी मिट्टी को उखाड़ लेते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है। क्या था, नाउ डे द प्लॉगिंग डन बाय द ट्रैक्टर ड्राउन कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ड्राउन कल्टीवेटर है, देखो ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जा रहा है, ठीक है। दिस यूज टू कल्टीवेट द सेव लेबर एंड टाइम, लेबर भी बचती है इसमें, टाइम बहुत बचता है। 1 घंटे में एक एकड़ को कंप्लीट कर दिया जाता और वहां पूरा दिन लग जाता था, जो बैलों के हेल्प से हो रहा था उसमें दिन लग जाते थे, इसमें घंटे लगते हैं बस। टाइम भी बच गया और लेबर भी बच गई, अकेला बंदा काम कर रहा है, यहाँ 2 बैलों की भी जरूरत नहीं है। पर हाँ, खर्चीला प्रोसेस है, थोड़ा सा तेल का खर्चा है, ठीक है सर, और इम्प्लीमेंट्स महंगे हैं ये थोड़ा सा। पर आज के टाइम एडवांस हो चुकी है जनरेशन और इसका यूज कर रहे हैं कि उनका बैलों को आजकल रख ही नहीं रहे लोग, बहुत कम एरिया में बचे हैं बैल। तो आगे बढ़ते हैं, सोइंग। सर ये तो हो गया टीलिंग प्रोसेस था या प्लॉगिंग था, जिससे लूजनिंग ऑफ सॉइल, 3 डिवाइस आपने बताया, प्लो, हॉय और कल्टीवेटर, प्लो, हॉय और कल्टीवेटर। देखो लोग क्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो बहुत ज्यादा डिवाइसेस को पढ़ते रहते हैं, वी डिवाइसेस को पढ़ते रहते हैं और आते क्वेश्चन यहाँ से सिंपल, वो देखता है कि उसको एनसीईआरटी की नॉलेज है या नहीं, पीछे क्लासों की नॉलेज है या नहीं, ये चेक कर रहा है। और तुम बहुत ज्यादा हैवी पढ़ते रहते हो और कुछ वो जो सिंपल होते हैं उनको और भूल जाते हो, इसलिए पहले इसको तैयार कर लो रे। तो नेक्स्ट, सोविंग। सोविंग क्या होता है? सोविंग अभी तो बताया सर, मिट्टी के अंदर किसी भी क्वालिटी के बीज को नीचे उगा देना ही क्या कहलाता है, सोइंग कहलाता है। सोइंग द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ क्लीन हेल्थी सीड की जरूरत पड़ेगी, गुड वैरायटी का सिलेक्ट किया जाएगा। फार्मर रेफर टू यूज द गुड क्वालिटी। देखो अगर मान लो आपको घरों में कोई मान लो आपको कॉटन उगाना है, तो आप सबसे पहले क्या करो, उस बीज को कुछ घंटे पहले, उगाने से कुछ घंटे पहले, सोइंग करने से कुछ घंटे पहले पानी में डाल दो, पानी की बाल्टी में। जो कुछ सीड तो नीचे डीपली चले जाएंगे, कुछ ऊपर तैर के आ जाएंगे। हाँ सर आगे, जो ऊपर तैर के सीड आ रहे हैं ना, उनमें कोई पोर या कोई कमी है, वो वीक सीड है, इसलिए वो ऊपर आगे तैर के उनके अंदर वाटर गया। और जो डीपली नीचे चले गए हैं वो सॉलिड सीड है और वो बढ़िया सीड है। तो पहचान करनी हो ना गुड क्वालिटी के सीड की, तो उनको पानी में डाल दो। अगर वो डीपली नीचे चले जाते हैं तो वो गुड क्वालिटी के सीड है, और ऊपर तैर के आ रहे तो उनमें कोई ना कोई पोरस या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो ऊपर आ रहे हैं। लूज हो चुका है उनका सीड कोट, या फिर उनके अंदर पोर हो चुका है, वो ग्रो नहीं करेंगे, मैच्योर नहीं होंगे वो, इसलिए। तो सबसे पहले बीकर में पानी लेके ये बता रखी है एक्टिविटी 1.1 में, इसने समझाया भी अगर आपको कोई आपके पास ज्यादा सुधार चेकिंग की चीजें नहीं तो ऐसे चेक कर लो पानी के अंदर डाल के, ये समझा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कह रहा है सीड फ्लोट ऑन द वाटर, कुछ सीड फ्लोट करेंगे, लाइटर हल्के हैं, हैवी सीड है वो नीचे सिंक हो गए हैं। तो आपको क्या पता चला इससे, डैमेज सीड होंगे ना, जिनमें होलो हो चुका है, लाइटर हो चुके हैं, हल्के हो चुके हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं, वो डैमेज्ड सीड है। जबकि जो गुड मेथड सेपरेटिंग द गुड एंड हेल्दी सीड को, डैमेज्ड सीड को और हेल्दी सीड को सेपरेट करने का बेस्ट मेथड माना गया है इसको। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क टू नो द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड, सोइंग सीड करने से पहले ये टास्क जरूर करें। अब नेक्स्ट, ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल जो अब हम क्या करें, सोइंग के लिए टूल्स की जरूरत है। अब तक क्या थे, प्लगिंग या टेलिंग के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए जो हमें डिवाइसेस जरूरत थे, टूल्स या इंप्लीमेंट्स जरूरत थे, वो पढ़े। अब हम सोइंग के लिए जिन टूल्स की जरूरत है वो पढ़ने वाले हैं, समझ में आ रहा है। तो सोइंग कैसे से पहले एक तो एक्सपेरिमेंट कर लेना, ये एक्टिविटी जरूरी थी, समझ में आया। पानी में डाल के देख लो, जो हार्ड और बढ़िया स्ट्रॉन्ग हेल्दी सीड होंगे वो नीचे डीप चले जाएंगे, और जो लूज है, डैमेज्ड सीड है, जो थी लाइटर हो चुके हैं, हल्के हो चुके हैं, होलो हो चुके हैं, वो ऊपर आ जाएंगे, और वो कमजोर उनको हटा दो, और जो नीचे डूबे हुए सीड है उनको लेके फील्ड में चले जाओ और उनको ग्रो करो, ठीक है भाई। ट्रेडिशनल टूल क्या सर, द टूल यूज टू ट्रेडिशनली सोइंग सीड आर शेप्ड लाइक ए फनल, फनल की तरह था। देखो जो हल था, पलो था, बिल्कुल सेम वो का वो पलो ले आओ, वही बैल ले आओ और वही इंसान ले आओ, ले आए। उसके बाद जो हल है उसके पीछे एक पोर के अंदर एक पाइप लगा दी गई है, एक सॉफ्ट पाइप लगा दी गई है, और उसके थ्रू उसमें फनल से बीज डाल रहा है, ऊपर फनल में बीज डाल रहा है, और उस पाइप से होता हुआ वो जैसे पलो आगे आगे मिट्टी को क्या करता जा रहा है, लूज, और उसमें पीछे गिरता जा रहा है और वो कवर भी होता जा रहा है। इस प्रोसेस को सबसे पहले ट्रेडिशनली यूज करते हैं। सोइंग सीड सॉफ्ट लाइक फनल, द सीड आर फिल्ड इन द फनल में डाल दिए जाते हैं, पास्ड थ्रू द 2 or 3 पाइप्स, या तो एक पाइप या 3 पाइप से। आज के टाइम में ना जो बैलों के पीछे 3-3, 4-4 पाइप वाला भी आ चुके हैं, जिनमें एक साथ ही सीड डाल दी जाती है, चलते रहते हैं ऐसे, ठीक है। और ट्रैक्टर के पीछे तो 7-7, 8-8 पाइप होते हैं, जिसको सीड ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, ठीक है, ये भी करेंगे डिस्कस। दिस सीड आर फिल्ड इन द फनल में डाल देते, पास थ्रू द 2 or 3 पाइप्स
शार्प एंड से गुजरते हैं। दीज एंड्स प्रेसिज इनटू द सॉइल एंड सॉइल के अंदर प्रेसाइज उनको उगा देते हैं। प्लेस्ड सीड देयर और उसमें सीड गिरते चले जाते हैं। सॉइल लूज होती चली जाती है और पीछे से सीड उसमें गिरते चले जाते हैं। देखो ये तो दिखा रखा एक पाइप वाला, ये तो एक पाइप दिखा रखी है यहाँ पे, देखो एक ही पाइप है और ये ऊपर से यहाँ से सीड डाल रहा है यहाँ इसमें, और ये नीचे गिर रहे हैं और ये आगे चलता जाएगा और पीछे सीड गिरता जाएगा। ये ठीक है सर। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं ज्यादा पाइप वाले की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ ये देखो ये जो सीड ड्रिल मशीन है ट्रैक्टर के साथ लगाकर इसको यूज किया जाता है। ट्रैक्टर के पीछे ये मशीन लगाई जाएगी और इसमें क्या है बहुत सारे पाइप हैं और ये तो और भी एडवांस हो चुकी है आज के टाइम। क्या है ये जो इसमें सीड डाल ले जाते हैं और ये ट्रैक्टर आगे इसको चलाता रहेगा, खड़ता चलेगा मिट्टी को और पीछे से ये पाइप में सीड डालते जाएंगे। और इसके पीछे एक और आने लगी अब, एक और ऐसी, ठीक है। उसमें क्या उर्वरक उसमें जो खाद है वो डाल दी जाएंगी, फर्टिलाइजर्स डाल दिए जाएंगे, यूरिया डीएपी जो भी हमें उसमें उसके साथ उगानी है, उसके साथ ताकि उसको न्यूट्रिएंट मिले सीड को। तो दोनों काम एक साथ होने लगे हैं। पहले मिक्स कर देते थे सोइल को, उसके साथ फर्टिलाइजर्स होते थे उसको बीज के साथ ही सीड के साथ ही मिक्स करते थे, परंतु अलग अलग पाइप पे भी है आज के टाइम, उसके साथ साथ ही सीड और फर्टिलाइजर दोनों ही चलते हैं, ठीक है। इसको सीड ड्रिल मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड ड्रिल मशीन। नाउअडेज सीड ड्रिल यूज्ड टू सोइंग द सीड हेल्प ऑफ ट्रैक्टर के साथ इसको लगा दिया जाता है। सो द सीड यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस। देखो जो रो होती है ना, ये रो और ये रो, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल रहता है। क्यों? क्योंकि ये बराबर चलती हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे उगाती चलेगी। इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, सबकी डेप्थ भी लगभग सेम रहती है, परंतु एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो ट्रैक्टर चलाने वाला बंदा उसको स्पीड भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, उसको डेप्थ को भी मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको इतना अनुमान होना चाहिए कि कितनी सेंटीमीटर पे ये सीड ग्रो करता है, लगभग इतनी इसको मॉइस्चर मिलनी चाहिए। जो बेस्ट एक्सपीरियंस्ड बंदा होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी आ जाए ट्रैक्टर चला कर बोला मैंने सोइंग कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे बीज उगते चले जाते हैं, डेप्थ इक्वल डिस्टेंस। इंश्योर दैट द सीड आर कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर द सोइंग, और साथ में वो कवर भी होते जाते हैं। द प्रोटेक्टेड सीड बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स, उनको क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है? सोइंग से पहले उनको मिट्टी में क्यों दबाया जाता है? ताकि वो बर्ड्स के द्वारा ना खा लिए जाए। सोइंग बाय यूजिंग ऑफ द सीड ड्रिल्स सेव द टाइम एंड लेबर, और इसमें भी टाइम और लेबर बहुत ही ज्यादा बचता है, नहीं तो दिन लगते थे वहां, कुछ ही घंटों में, आधे घंटे में, 1 घंटे में ही काम हो जाता है बिजाई का, जिसको हम सोइंग कहते हैं। अरे समझ में आ रहा है सभी को? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं तुम्हें। हाँ यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, द अलो प्लांट टू गेट appropriate distance between the seed necessary to overcrowding the plant। देखो उनके बीच में डिस्टेंस को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है प्लांट को। अगर मान लो उनमें डिस्टेंस कम रहेगी, कम, बहुत ही नजदीक प्लांट उग गए, बहुत ही नजदीक प्लांट उग जाएंगे तो वो बहुत गहरे हो गए। गहरे होने की वजह से वो प्लांट को कंपटीशन हो गया सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सॉइल के लिए, जितने भी जो भी उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस सब के लिए वो आपस में कंपटीशन करने लगे, तो कौन सा ही प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, एक प्रोसेस करना पड़ेगा थिनिंग। अगर वो बहुत ही गहरे उग गए तो थिनिंग नाम का एक प्रोसेस करना पड़ेगा। थिनिंग क्या होता है सर? अगर मान लो मोर प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, मोर नंबर ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं तो थिनिंग प्रोसेस करना पड़ता है। थिनिंग में क्या होता है सर, बीच में से कुछ प्लांट को, उनमें के बहुत ज्यादा गहरे हुए हैं तो उनमें से कुछ को उखाड़ देना क्या कहलाता है? थिनिंग प्रोसेस, ठीक है सर। और मान लो सर अच्छे से बीज ना उगे, बहुत ही गहरे की वजह वो उल्टा हो गया सर, बहुत ज्यादा गैप रह गया उनके बीच में, बहुत ही ज्यादा गैप है, प्लांट एक प्लांट का दूसरे प्लांट से गैप बहुत ज्यादा है, तो गैप अब तो सर थिनिंग नहीं होगी। थिनिंग कहाँ होगी? पहले ही वो कम है प्लांट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अब हमें क्या करना पड़ेगा? गैप फिलिंग क्या होता है सर? गैप फिलिंग का मतलब होता है कहीं और से प्लांट किसी एरिया में हम नर्सरी में या कहीं भी एक एरिया में तैयार कर लेंगे उन्हीं प्लांट्स को, और जो भी बीच में कहीं कमी है वहां पे उगाते चले जाएंगे उनको, ताकि उनकी डिस्टेंस मेंटेन रहे और यील्ड में, हमारी पैदावार में कोई कमी ना रह जाए। तो अगर मान लो उनके बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस या ओवर क्राउडिंग या नहीं हुई, जो प्लांट है उनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही कम। अगर वो ज्यादा हो जाएंगे तो थिनिंग करनी पड़ेगी, और वो कम रह गए प्लांट तो वो उनमें गैप फिलिंग करना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि वो आपस में कंपटीशन करते हैं सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, और सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट वाटर इनके लिए। ए टाइम ऑफ फ्यू प्लांट में हैव बीन रिमूव्ड टू प्रिवेंट द ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग को हटाने के लिए क्या किया जाता? प्लांट्स को रिमूव किया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं थिनिंग। ये लिख लेना या थिनिंग, ठीक है, ये नोट्स कवर करो, उसके ऊपर ये लिख लेना थिनिंग, ठीक है। एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, जो 5th पॉइंट में जो नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले क्या क्या प्रिपरेशन करी सर सॉइल की, फिर
सॉविंग करी। अब तीसरा पॉइंट चल रहा है सर मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करने का। मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे ताकि उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा किया जाए और प्लांट को हेल्दी बनाया जा सके। समझ में आया? The substance which add to the soil in the form of nutrient from the healthy growth of the plant are called the manure and fertilizer, ताकि वो हेल्दी ग्रोथ कर सके। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर क्या है, ये भी पढ़ने वाले हैं। मैन्योर जो होती है ना, मैन्योर मान लो हमारे घरों में जो प्लांट्स के पार्ट हैं या कोई सब्जियों के पार्ट हिस्से हैं या कोई भी जिनको गला सड़ा के क्या बनाया जा सकता है, मैन्योर। जो डंग है पशुओं का, गोबर है, उससे भी मैन्योर बनती है। ये होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोवाइड होता है सारा का सारा, और इसको आसानी से तैयार कर लिया जाता है। कोई इसको तैयार करने के लिए कोई केमिकल इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। जबकि फर्टिलाइजर होते हैं वो फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं और केमिकल होते हैं एक तरह के, ठीक है, वो केमिकल होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है मैन्योर। तो देखिए, द सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, के लिए जरूरी है। इन सर्टेन एरिया फार्मर्स क्रॉप हैव द सेम क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फार्मर इज नेवर लेफ्ट कल्टिवेटेड और फॉलो। देखो बहुत सारी जगह पे फार्मर होते हैं ना, वो यूज नहीं करते तो उनकी जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, कम होने लगती है। इसको फॉलो नहीं करते न्यूट्रिएंट्स को। कंटिन्यू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर टू द न्यूट्रिएंट्स। अगर हम लगातार खेती करते जा रहे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स उसकी कमी कभी तो कभी होगी, तो पुअर हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स से। और उसको कमी को पूरा करने के लिए उसमें ऐड करते हैं मैन्योर जो कि रेपनीस उसकी भरपाई कर देती है सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्योरिंग, खाद को मिलाया जाना। देखो लगातार खेती करते जा रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी सॉइल है वो पुअर हो चुकी न्यूट्रिएंट्स से, और उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हमने मैन्योर मिला दी, उसमें खाद मिला दी, और उसकी हेल्प से वो न्यूट्रिएंट्स की कमी को भरपाई को पूरा कर पाएगी। इस प्रोसेस को, खाद मिलाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। ठीक है, सफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। जो वीक प्लांट है उनको इंप्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैन्योर इज द ऑर्गेनिक्स, ये याद रखने लायक बात है। मैन्योर होती है वो ऑर्गेनिक होती है, जबकि जो फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। मैन्योर है वो क्या है, ऑर्गेनिक है, और जो फर्टिलाइजर ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। समझ में आया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है सर, प्लांट जो है ना, ये जो मैन्योर होती है वो डिकम्पोज करके बनती है, या तो कोई प्लांट का हिस्सा या प्लांट या एनिमल वेस्ट या किसी भी वेस्टेज से बनती है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स, गड्ढों में गिरा देता है ओपन प्लेस में, और डिकम्पोज गलने के बाद जो तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। वो उनको गला सड़ा देते हैं और उसकी हेल्प से क्या बनती है, मैन्योर बनती है। और मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं होती, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, इसलिए डिकम्पोज्ड मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डिकम्पोजर होते हैं। बैक्टीरिया, फंगी वगैरह वो डिकम्पोज करते हैं और उनकी हेल्प से ह्यूमस की फॉर्म में बनता है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिससे कि हमारी सॉइल की भरपाई होती है, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। पर एक बात बताऊं, इसकी एक कमी है, ये धीरे धीरे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है पर लंबे समय तक देता है। धीरे धीरे, स्लो बट लॉन्ग टाइम तक। जबकि फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, वो फास्ट देते हैं पर शॉर्ट टाइम के लिए, फास्टली तुरंत अपना इफेक्ट दिखाएंगे और थोड़े से समय के लिए दिखाएंगे, जबकि ये स्लोली अपना इफेक्ट दिखाएंगे और लॉन्ग टाइम तक दिखाएंगे। मैंने, अरे समझ में आया, इनमें अंतर समझ में आ रहा है क्या? वो ये नेचुरली बने हुए हैं, वो आर्टिफिशियल तैयार किए गए। ये कहीं भी डंप प्लेस में या कहीं भी बनाया जा सकता है, उसको फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ेगी। ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो इनऑर्गेनिक मैटर होता है फर्टिलाइजर। ठीक है, इसमें डिकम्पोजर्स की जरूरत पड़ती है, गलांशा ने उसमें कोई डिकम्पोजर की जरूरत नहीं पड़ती। अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, इनमें डिफरेंस भी देख लेते हैं दोनों में। एक पेज और होना चाहिए यहाँ, आगे देख रखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ एक्टिविटी दिखाई गई है भाई, किसी एक में तो हमने क्या डाल दी है, उर्वरक डाल दी है, एक में फर्टिलाइजर, एक में मैन्योर, और ऐसे इनको ग्रोथ करके देख रहे हैं। ये तो एक्सपेरिमेंट है, आप भी करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर, अब तो मैन्योर के बारे में बता दिया, फर्टिलाइजर के बारे में बताने लगा। फर्टिलाइजर आता केमिकल होते हैं, रिच पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। एक पर्टिकुलर, देखो उसमें न्यूट्रिएंट्स सभी प्रकार के, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब होते हैं, पर इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का, जैसे यूरिया की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन मिलेगा, या डीएपी की बात करें तो उसमें डाई नाइट्रोफॉस्फेट ऐसे मिलते हैं। तो किसी में नाइट्रोजन है, किसी में फॉस्फोरस है, किसी में पोटेशियम है, ऐसे नापाक इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, प्रिमिटिव सबसे जरूरी प्लांट के लिए, हेल्थ के लिए। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा उसमें। हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर? फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैक्ट्री, देखो इनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जबकि उसको कहीं भी डंप प्लेस में। एग्जांपल जैसे कि यूरिया होगी,
डीएपी होगी, अमोनिया सल्फेट होगी, सुपर फोस्फेट होगी, पोटास होगी, एनपीके, नापाक अभी बताया मैंने, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, एनपीके, पोटास, फोस्फेट, सुपर फोस्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, ये सब किसके एग्जांपल है? फर्टिलाइजर्स के, केमिकल हैं, सारे के सारे फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। इनके लिए डेड ऑर्गेनिज्म या उनसे नहीं तैयार होते हैं। दे आर फर्टिलाइजर, हेल्प इन द फार्मर टू बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी, मेज एक्स्ट्रा की खेती को बेटर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। एक्सेसिव यूज करने से सोइल लेस फर्टाइल हो जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता पैदा करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। ज्यादा यूज भी नहीं करना चाहिए इनका, क्योंकि केमिकल अपना साइड इफेक्ट दिखाएंगे। फर्टिलाइजर आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन भी तो होता है इनसे, जो केमिकल अगर पानी में गिरेंगे और होंगे तो वाटर पोल्यूशन तो होगा। देयरफॉर order to maintain the fertility of soil, we have substance fertilizer with the organic manure level of cultivated or between the two crops। देखो, अगर इनमें से अगर बेस्ट हमें चूज करना पड़े भी पोल्यूशन फ्री और ताकि पोल्यूशन भी ना फैले, तो हमें मेन्योर यूज करनी चाहिए या फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए? हमें मेन्योर यूज करना चाहिए सर। उसमें अनकल्टिवेटेड एरिया में पहले से ही गिरा के छोड़ देनी चाहिए मेन्योर को, ताकि बाद में हम लूजनिंग ऑफ द सोइल करें तो वो उसके साथ मिक्स हो जाए, अपना न्यूट्रिएंट का इफेक्ट देती रहे, क्योंकि वो स्लो इफेक्ट देती है ना, इसलिए पहले से ही जो खाली पड़े खेतों में उसको डाल देना चाहिए मेन्योर को, ताकि वो अपना इफेक्ट धीरे धीरे उसके अंदर देने लगे। इसलिए बेस्ट किसको माना जाता है? मेन्योर और फर्टिलाइजर में मेन्योर को, क्योंकि वो पोल्यूशन फ्री है। द यूज ऑफ मेन्योर इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज द रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर रिटेन होने लगता है उसमें, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ा देती है और उसकी इंप्रूव कर देती है सॉइल के टेक्सचर को। रिप्लेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बढ़ा देती है उसको, उसमें कमी है उसको पूरा कर देती है, भरपाई कर देती है। अनदर मेथड टू न्यूट्रिएंट को अगर रिच बनाना, तो एक और मेथड है सोइल में। अगर हम एक ही टाइप की ग्रोथ हर साल उगाते जा रहे हैं, गेहूं धान ऐसे उगाते जा रहे हैं, तो उस वजह से उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो पुअर हो जाएगी सोइल, और न्यूट्रिएंट पुअर होने की वजह से उसमें आगे से जो खेती है हमारी उस पर फर्क पड़ने लगेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अल्टरनेट क्रॉप को उगाना चाहिए। अल्टरनेट क्रॉप क्या होती है सर? जैसे एक साल गेहूं उगाई, नेक्स्ट जो सीजन आएगा उसमें सरसों उगा लिया, कभी चना उगा लिया, ऐसे, या पल्जीज उगा ली। पल्जीज का बहुत फायदा होता है। पल्जीज जो होती है ना, पल्जीज ग्रो करनी चाहिए। पल्स से फायदा सर, इसमें एक बहुत तगड़ा मेथड है, N2 फिक्सेशन होती है। N2 फिक्सेशन याद रखिए ये बातें, N2 फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसका फायदा सर, इनकी जो पल्जीज की रूट होती है ना, जो रूट होती है उसमें गांठें बनती है, ऐसे गांठें बनती है बहुत सारी, और उन गांठों में क्या होता है? नोड्यूल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नोड्यूल। और उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम याद रखना, ये पेपर में आया बहुत बार, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और यही नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेवार है। N2 फिक्स करता है किसमें? लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस पल्जीज, दालें, इन्हीं में करता है। और एक और है जो बिना दालों के प्लांट में भी फिक्स करता है, जिसका नाम है फ्रेंकिया नाम का बैक्टीरिया है ये। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जो दालों के प्लांट नहीं होते उनमें, और एक प्लांट का नाम है फ्रेंकिया जिसमें करता है एलनस। ये इंपॉर्टेंट अभी मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आते हैं। देखो, लेग्यूमिनस प्लांट में की जड़ों में नोड्यूल गांठें बनती है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ताकि उसमें नाइट्रोजन मिट्टी में बहुत ज्यादा हो जाए, और नाइट्रोजन की वजह से ग्रोथ करता है। और नेक्स्ट क्रॉप अगर उसको हार्वेस्ट कर देंगे तो उसकी जड़ें तो रह जाएंगी, वो सॉइल के साथ मिलती रहेंगी, उससे नाइट्रोजन मिलती है, और नेक्स्ट क्रॉप में भी फायदा देता है। नेक्स्ट जो फसल उगाने वाले हैं नेक्स्ट सीजन की, उसमें भी हेल्प करती है वो नोड्यूल फॉर्मेशन की हुई राइजोम के द्वारा। राइजोम नाम का बैक्टीरिया करता है, इंपॉर्टेंट, पल्जीज दालों में करता है। पर एक ऐसा बैक्टीरिया फ्रेंकिया जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, बिना दालों वाले प्लांट में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, एलनस याद रखेंगे, फ्रेंकिया, एलनस, राइजोबियम लेग्यूमिनस दालों वाले प्लांट में। ठीक है सर। तो सर आप कह रहे थे कि अल्टरनेट फसल उगानी चाहिए। अल्टरनेट का मतलब होता है एक बार आपने पल्जीज उगा दी, एक बार चना उगा दिया, एक बार मस्टर्ड उगा दिया, ऐसे बदलते रहना चाहिए। हर बार गेहूं उगाते जा रहे तो उसकी फर्टिलिटी पावर जो सॉइल की वो कम हो जाएगी, उसमें पुअर हो जाएगी, न्यूट्रिएंट पुअर। और अल्टरनेट क्रॉप को उगाने से क्या है, उसमें जो उसकी न्यूट्रिएंट पावर बनी रहेगी, उसमें नोड्यूल फॉर्मेशन होता रहेगा, उसमें एनर्जी आती रहेगी, और इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप को रोटेट करता रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, न्यूट्रिएंट की रिप्लेसमेंट उसकी भरपाई होती रहे। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप। अल्टरनेट होती रहनी चाहिए। अदर फार्मर नॉर्थर्न इंडिया, जो हमारा नॉर्थर्न इंडिया है, हरियाणा पंजाब वाला, यूज ग्रो लेग्यूम्स एज अ फोडर इन अ वन वीट एंड नेक्स्ट सीजन,
देखो एक सीजन में वीट उगाएंगे, नेक्स्ट में फोडर उगा लेंगे, फिर नेक्स्ट में लेग्यूम उगा लेंगे, ऐसे बदलते रहते हैं। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट, मतलब भरपाई कर देती है सोइल की नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं अगर दालों को उगाता है तो। फार्मर आर बीइंग एनकरेज द अडेप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जा रहे हैं। इंप्रूव, आपने प्रीवियस क्लासों में राइजोबियम, ये आ गया भाई वो बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बता ही दिया पूरा डिटेल। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। प्रेजेंट इन नोडुल इन द लेग्यूमिनस प्लांट, दालों के पौधों में ही करता है। फिक्स नाइट्रोजन, ये लिखा हुआ फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में इस साल मिलेगा, मैं कह रहा हूँ, पक्की गारंटी है, 100% क्वेश्चन आएगा ये। या तो ये फ्रेंकिया एल्नस वाला आएगा, या राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेसिंग। लेग्यूमिनस प्लांट और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में फ्रेंकिया एल्नस जैसे प्लांट में करता है। सही है भाई, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो, यहां से क्वेश्चन आना है, ध्यान रहे, मैंने पहले ही बोल दिया है, खुलासा कर दिया है क्वेश्चन का, यहां से आएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में डिफरेंस दिया गया, अभी हम तो पूरा पढ़ ही चुके हैं सर। फर्टिलाइजर है वो आदमियों ने बनाई है, मैन्योर है वो डिकम्पोज हो गए, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह या पशुओं का डंग या कोई भी वेस्टेज है हमारे घरों का जो गलाया जा सके, जिसको जो बायोडिग्रेडेबल है, उससे मैन्योर बनती है। फर्टिलाइजर को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जबकि इसको कहीं भी फील्ड में या कहीं भी डैम्प प्लेस में बनाया जा सकता है। फर्टिलाइजर एक तरह के केमिकल होते हैं, मैन्योर कोई केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक मैटर होता है सर। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक है, मैन्योर ऑर्गेनिक है सर। फर्टिलाइजर प्रोवाइड टू द ह्यूमस, प्रोवाइड करता है सॉइल को, और मैन्योर लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल को और भी ज्यादा, जबकि फर्टिलाइजर कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करता है, नमी बनाए रखता है। ठीक है सर। और जो फर्टिलाइजर होता है उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस या कोई एक वेरी रिच इन द प्लांट, कोई एक मिलेगा, नाइट्रोजन होगा या फास्फोरस हो गया ऐसा कुछ, जबकि उसमें लेस होते हैं न्यूट्रिएंट। मैन्योर में लेस न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वो धीरे धीरे करता है। देखो मैं सारी बातें बताता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस, फर्टिलाइजर मैन मेड है, जबकि ये नेचुरल सब्सटेंसेस से बनी, डिकम्पोज कैटल डंग हो गया, प्लांट के रेजिड्यू बचे हुए हिस्से उनसे तैयार होती है। फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बनती है, जबकि ये कहीं भी फील्ड में तैयार की जा सकती है। ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करती फर्टिलाइजर, जबकि मैन्योर तो ह्यूमस प्रोवाइड करती है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से रिच होती है, कम होती है। अब फिफ्थ पॉइंट देख लें। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, ये पोल्यूशन फैलाती है, पोल्यूशन फैलाती है, जबकि ये कोई पोल्यूशन नहीं करती। सिक्स्थ पॉइंट देख लें, ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, हाँ सर, और ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। ये से और भी डिफरेंस कर सकते हो तुम इनमें, ठीक है। ये एक तरह का केमिकल है, ये कोई केमिकल नहीं है, ठीक है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अरे समझ में आया? तो इस तरह से ये डिफरेंस किसमें कर लिया हमने, फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस कर लिया सर, और ये बिल्कुल समझ में आ चुका हमें। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर का मैंने बताया ना, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक है, इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेटर देन द फर्टिलाइजर से अच्छा है। क्यों? क्योंकि एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, एक बात, इट मेक द सॉइल पोरस बना देता, विच हेल्प टू एक्सचेंज द गैसेस इजीली, उनको ब्रीथ करने में रूट को हेल्प मिलती है और आसान हो जाता है एक्सचेंज करना, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे हेल्प करते हैं मिट्टी के अंदर, किसान के जो फार्मर के फ्रेंड होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। इट इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ताकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। तो ये सारे 4 रीजन है जिनके कारण मैन्योर फर्टिलाइजर से बेटर मानी गई है। तो मैन्योर फर्टिलाइजर सबसे पहले क्या करा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की सर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के बाद सारे टूल पढ़ने के बाद हमने पढ़ा सोइंग, और सोइंग के टूल भी पढ़ लिए सर। उसके बाद अब हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजर और मैन्योर डाला सर उनमें, और अब इरिगेशन, अब 4th स्टेप पे पहुंच चुके हैं, इरिगेशन। 7 स्टेप तो कवर करने सर, 4th पे पहुंच गए, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है भाई, कोई भी प्लांट है जिंदा रहने के लिए उसको क्या जरूरत है, पानी की जरूरत है। 90% तो पानी होता है, प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितना परसेंट वाटर कंटेन करता है, 90%। अब जो रूट होती है वो ऑब्जर्व करती है वाटर को, मिनरल वाटर के साथ मिलकर मिट्टी में से न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर के जितना भी ऑब्जर्व कर लिया जाता है, किसके द्वारा, रूट के द्वारा। और 90% पानी होता है प्लांट में। वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सॉइल, सीड को जर्मिनेट करने के लिए, जो नॉट टेक प्लेस इन अंडर ड्राई कंडीशन, कोई भी सीड कभी भी ड्राई कंडीशन में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, उसके लिए उसको मॉइस्चर वाटर की जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन द वाटर, ट्रांसपोर्टेड ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और हर एक पार्ट तक न्यूट्रिएंट जाते हैं, वो भी किसके साथ डिसॉल्व होकर जाते हैं, पानी के साथ। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट, जो गर्म हवाएं चलती हैं उनसे भी, वाटर की वजह से जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस चलता है ना, पानी का लूज करता है पत्तों के, उससे बचते रहते हैं। और फ्रॉस्ट उसको जमने से भी बचाता है पानी, और उसको गर्म हवाओं से भी बचाता है। द मेंटेन द मॉइस्चर इन द सॉइल एंड
हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट फील्ड हैव टू वाटर रेगुलरली, उसको वाटरिंग देना चाहिए, पानी देते रहना चाहिए ताकि उसको उनकी रेगुलर ग्रोथ होती रहे और उसको हेल्दी ग्रोथ पैदा हो। द सप्लाई ऑफ द वाटर, वाटर की सप्लाई करना किसी क्रॉप को रेगुलर इंटरवल के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद पानी की सप्लाई करने को क्या कहते हैं, इरिगेशन प्रोसेस। द टाइम एंड फ्रीक्वेंटली इरिगेटेड वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, अलग अलग फसल को अलग अलग पानी की जरूरत होती है। जैसे गेहूं को लगभग महीने में 2 बार, महीने में 1 या 2 बार पानी की जरूरत है। वैसे ही अगर राइस की बात करें तो उसको लगातार पानी की बार बार जरूरत है। तो वो क्रॉप से क्रॉप वेरी करता रहता है, इरिगेशन टाइम हर एक फसल का अलग अलग होता है। और सोइल से सोइल भी वेरी करता है कि कौन सी सोइल है वहां की। इन समर फ्रीक्वेंटली द वाटरिंग इज हायर, जो गर्मियों के दिन उनमें पानी ज्यादा लगेगा क्योंकि वो क्या होता है, वाष्पित होकर चला जाता है। वाई सो, क्यों, क्योंकि वहां पे जो वेपराइजेशन प्रोसेस बढ़ा है, इस वजह से ज्यादा वाटर की जरूरत होती है गर्मियों में। इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स और उनमें से इवोपरेशन होता है, उस वजह से हमें हायर वाटर इरिगेशन की जरूरत पड़ती है गर्मियों में। यहाँ तक कोई डाउट है कह रहे? हाँ, तो सोर्स ऑफ इरिगेशन, अब इरिगेशन के लिए जो इंप्लीमेंट्स है, टूल्स हैं, वो स्टार्ट हो गए अब की बार। अब नेक्स्ट जो 4th स्टेप है उसके टूल्स आगे। द सोर्स ऑफ वाटर इरिगेशन आर वेल्स, कुएं हो सकते हैं, ट्यूबवेल हो सकते हैं, पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकती है, रिवर हो सकता है, डैम हो सकता है, कैनाल, नदी, नहरें हो सकती है। रिवर का मतलब होता है नदियां और कैनाल का मतलब होता है नहरें। ठीक है, नहरें जो आर्टिफिशियल बनाई गई मन के द्वारा, और रिवर है वो मैन मेड नहीं होती, नेचुरल बनती है नदियां। ठीक है, डैम हो गए, नदियां होगी, नहरें होगी, झीलें होगी, तालाब हो गए, इन सब के द्वारा, ट्यूबवेल्स हो गए, कुएं हो गए, इनके द्वारा सोर्स ऑफ इरिगेशन का यूज करेंगे। और कैसे कैसे करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है, उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखो, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड थे वो कौन कौन से थे देख लें भाई सभी। ट्रेडिशनल मेथड में क्या कह रहा है, द वाटर availability of well, lake, canal are lifted up by different method of the different region for taking the field के अंदर कुओं से पानी निकालने के तरीके, झीलों से या नहरों से पानी निकालने के डिफरेंट मेथड हैं। उनमें से कैटल और ह्यूमन लेबर आर यूज्ड टू दिस मेथड, या तो पशुओं के द्वारा या फिर ह्यूमन के द्वारा लेबर के रूप में यूज किया जाता है। और ये सस्ता मेथड है, इसलिए इन्हीं को यूज करते थे पुराने टाइम, बट लेस एफिशिएंट, पर इसमें बहुत समय लग जाता था और पानी जहां तक पहुंचाना चाहते वहां तक क्या पता पहुंचता भी नहीं था। वेरी ट्रेडिशनल वे क्या थे, एक तो मोत था, मोत क्या था, पुली सिस्टम था, पुली से पानी को खींचो और फिर रिता दो, फिर आओ, फिर उसको उड़ेल दो, फिर खींचो, फिर पुली लगा रखी, देखो यहाँ पुली सिस्टम, ये पुली है, इस पे रस्सी खींच रहा है और पानी खींच खींच के यहाँ निकाल के डाल रहा है, और ये खेतों में फिर बह के जा रहा है खेतों की तरफ। ये प्रोसेस बहुत मेहनत का, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस था। चेन पुल सिस्टम, चेन पुल में क्या है, ये जो बर्तन है ये बांध दिया गया है, ये ऐसे चलता है, ये चलेगा किसी के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा या पशुओं के द्वारा इसको चलाया जाएगा, और ये पानी को भर के ये लाएगा और यहाँ उड़ेलता रहेगा, और ये फिर पानी नालियों के थ्रू होता हुआ कहाँ चला जाएगा, फील्ड के अंदर। ये था चेन पंप सिस्टम, चेन पंप सिस्टम हो गया सर। ठीक है, फिर आया ढकेली। ढकेली क्या सिस्टम था सर, एक तरफ बहुत सारा भारी वजन बांध देते थे और एक तरफ कुएं में से बाल्टी, वो बाल्टी खींच के अपने आप ही वजन के से इधर भरता, फिर इधर जो हम नहीं बच्चे जो होते हैं उस तरीके का हेल्प करके पानी को खेतों में पहुंचाया जा रहा, वहां फील्ड के अंदर खेतों में पहुंचाया, ये कहलाता था डेकली सिस्टम। इसके बाद आया राट, लीवर सिस्टम, ये थोड़ा सा अच्छा सिस्टम था, लीवर सिस्टम उस टाइम का एडवांस था, उनमें सबसे एडवांस था राट सिस्टम। राट में क्या था, यहाँ कोई लीवर सिस्टम है जिससे कि ये पूरा सिस्टम घूम रहा है, पूरा सिस्टम, और इसमें बहुत सारे बर्तन लगाए गए हैं जो कि पानी को खींच खींच के यहाँ डालते रहेंगे, यहाँ नालियों में डाल देंगे और इसके हेल्प से ये खेतों में चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ बैल घुमाएगा इसको और लीवर सिस्टम के हेल्प से घूमेगा और वहां से वाटर को खींच के कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, खेतों में पहुंचा दिया जाएगा। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी आर यूज्ड टू रन दिस पाइप। आज के टाइम तो सोलर एनर्जी, डीजल, बायोगैस और इनका यूज किया जाने लगा, इनकी जगह सिंपल मेथड नहीं रहे आज के। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया सभी को? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या चल रहा है, इरिगेशन 4th स्टेप चल रहा है हमारा। 4th स्टेप समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट देख लें अब क्या क्या मेथड है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के मॉडर्न मेथड चलाए गए क्या क्या है वो देख लेते हैं भाई। मॉडर्न मेथड में क्या क्या, ड्रिप सिस्टम आ गया, स्प्रिंकल मतलब फुहारा सिस्टम आ गया, ये सारे देखते हैं भाई। मॉडर्न डे में जो यूज किए जा रहे हैं, पहले स्प्रिंकल सिस्टम है और फिर ड्रिप सिस्टम है। इनमें ना एक दो पॉइंट है जो कि एग्जाम में आते हैं। सबसे ज्यादा
पानी का कंजर्वेशन के लिए कौन सा यूज किया था? ये ड्रिप सिस्टम सबसे अच्छा है जी पानी को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि प्लांट की जड़ में बूंदें गिरेगी जा जाके, और उस प्लांट को जितनी जरूरत है उतना दो, उसके बाद बंद कर दो। तो सबसे ज्यादा जो वाटर का कंजर्वेशन वेस्ट नहीं होने देता पानी को, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पानी को बचाने का, कंजर्व करने का और वाटर को वेस्टेज को सबसे कम करता है, वो कौन सा? ड्रिप सिस्टम है सर। पहले आप पढ़ते हैं स्प्रिंकल मतलब फॉरा सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल टू द अनइवन लैंड वेयर द सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहां अनइवन लैंड है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, जहां पानी ठहरने की प्रॉब्लम है, रुकता ही नहीं, तो वहां पे किसका यूज किया था? फॉरा सिस्टम का यूज किया, स्प्रिंकल सिस्टम। दिस पर्टिकुलरली पाइप्स होते हैं हैव इन रोटेटिंग नोजल। जो पाइप होते हैं ना उनके ऊपर लगी होती है एक रोटेटिंग नोजल लगी होती है। पाइप एक मेन पाइप है, उसमें से अलग अलग रोटेटिंग नोजल्स हैं, वो घूमती रहेंगी इधर उधर और पानी देती रहेंगी इधर 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 इधर, अपने चारों तरफ पानी को बिखेरती रहती हैं। ये सिस्टम होता है। तो परपेंडिकुलर पाइप होती है, परपेंडिकुलर देखो ये 90 डिग्री पे, ऐसे 90 डिग्री पे दिखा रखे ना, परपेंडिकुलर पाइप होती है। एंड रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, और टॉप पे रोटेटिंग नोजल वो घूमती रहती है। ज्वाइन द मेन पाइपलाइन एंड रेगुलर इंटरवल पे जुड़ी होती है, कुछ गैप के बाद एक और, फिर गैप के बाद एक और, जहां तक वो पानी बिखेरता है उससे नेक्स्ट जो रेंज का है वो फिर बिखेरेगा, फिर आगे वो बिखेरेगा। ठीक है। This pipeline regular interval when the water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of pump. It escape from the nozzle, rotating nozzle उनसे बाहर निकल के गिरेगा। It gets sprinkled the crop if raining, जैसे बारिश हो रही है जैसे स्प्रिंकल होगा। Sprinkling is very useful for lawn, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स के। जो लॉन एरिया गार्डनिंग करते हैं उनमें सबसे अच्छा रहता है, और कॉफी वाले प्लांटेशन जहां होती है ना कॉफी की या चाय की, उनमें सबसे अच्छा माना जाता है स्प्रिंकलिंग सिस्टम को। ठीक है। तो ये पूछा जाता है कॉफी या लाने में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा माना जाएगा? ड्रिप सिस्टम माना जाएगा, स्प्रिंकलिंग या ट्यूबवेल या कौन सा माना जाएगा? तो कहेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम सबसे अच्छा है सर। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्ट नियर द रूट के पास बिल्कुल बूंद बूंद गिरे, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। क्योंकि ड्रिप बूंदें गिरी इसलिए ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक टू वाटरिंग फ्रूट प्लांट होते हैं उनको देने के लिए सबसे बेस्ट है गार्डन में और बड़े ट्रीज में। वाटर इज नॉट वेस्ट एट ऑल। इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है पानी को बचाने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? ड्रिप सिस्टम है सर। इट इज रीजन वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। जहां पे पानी बहुत ही कम हो तो वहां बहुत पानी बचाना पड़ेगा ना, कंजर्व करना पड़ेगा, तो वहां ड्रिप सिस्टम लगाओ भाई। जहां पे पानी की कमी है धीरे धीरे एक एक रूट में ही सीधा पानी जाने दो। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। अब आ गया हमारा फिफ्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। ये क्या मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड भी पढ़ लिए किसके? इरिगेशन के। सबसे पहला क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा क्या था सर? सोविंग। तीसरा क्या था? फर्टिलाइजर और मैन्योर डालना सर। फिर क्या था? इरिगेशन। और फिफ्थ स्टेप क्या आ गया? अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड से बचाने का प्रोसेस। अब यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। वीड क्या होता है? वीड सर आप पढ़ा भी चुके हो, फिर भी बता दो। वीड होता है अनडिजायरेबल प्लांट जो कि ग्रो कर जाता है मेन क्रॉप के साथ। मेन क्रॉप जो प्लांट्स है उनके साथ अगर अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो कर जाए तो उसको क्या कहते हैं? वीड कहते हैं। वीड तो ये लिखा हुआ देखना है वीड के बारे में, मार्क कर ले। इन द फील्ड अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो नेचुरली अक्रॉस विद द क्रॉप के साथ उगते हैं। दी अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड। अनडिजायरेबल बिना इच्छा के जो प्लांट उग जाए उनको कहते हैं वीड। रिमूवल ऑफ वीड को रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। ये भी एग्जाम में आया हुआ है भाई। वीड को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिंग। ऑप्शन मिलेंगे वहां पे चूज कर लेना। ठीक है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट। देखो वीडिंग करना नेसेसरी क्यों? क्योंकि सर वीड अगर खरपतवार उगती ना, वीड उगती तो वो जो मेन प्लांट है उसके साथ कंपटीशन करने लगेगा सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, सबके लिए झगड़ा करेगा और वो उसको उसकी कम ग्रोथ होने देगा खुद की ग्रोथ के चक्कर में। तो इसलिए मेन क्रॉप में पैदावार कम हो जाएगी, उस वजह से हमें क्या करनी पड़ती है? वीडिंग, उसको हटाना पड़ेगा वीड को। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। सम वीड इंटरफेयर द हार्वेस्टिंग के दौरान वो जो सीड होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, पशुओं और एनिमल्स ह्यूमन के मार भी सकते हैं, ऐसे भी होते हैं कुछ वीड, तो उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। इंटरफेयर इन द हार्वेस्टिंग होता है जब कट करते हो ना फसल को, पकने के बाद काटेंगे तो उस दौरान वो बीज में अंदर आ जाएंगे। एंड पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जैसे मैं आपको बात बताऊं, सत्यानाशी के बीज होते हैं, सत्यानाशी वो अगर मस्टर्ड के साथ मिक्स हो जाते हैं, मैक्सिकन पोपी जिसको कहते हैं, मैक्सिकन पोपी सत्यानाशी, उसके बीज अगर सरसों जैसे ही दिखाई देते हैं और वो किसके साथ मिल जाते हैं भाई? सरसों के साथ मिल जाते हैं और उसका ऑयल निकल के उसके अंदर आ जाए ना, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है मन के लिए, जहरीला मान लो एक तरह का, नुकसानदेह बहुत ज्यादा। ठीक है। फार्मर अडॉप्ट मेनी वे टू रिमूविंग द वीड को रिमूव करने के बहुत सारे। टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप हेल्प इन द किलिंग द वीड। देखो टीलिंग जो करते हैं ना सोइंग से पहले, वो क्या करता है? टेलिंग करते हैं, उस दौरान जो भी खरपतवार होते हैं उसको उखाड़ दिया जाता है।
तो वो हेल्प करता है वीड को हटाने में। द बेस्ट टाइम टू रिमूवल ऑफ द वीड बिफोर दे प्रोड्यूस द फ्लावरिंग एंड सीड। देखो भाई सबसे बेस्ट ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, वीड को उखाड़ने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? जो उनको अगर उन्होंने फ्लावरिंग और सीड कर लिया ना, फिर तो वो फिर सीड फैलेंगे फ्लावर के हेल्प से या उनके हेल्प से बीज फैल जाएंगे, और बीज फैल के फिर तो नुकसान नेक्स्ट सीजन में आएंगे। इस फ्लावरिंग और सीड आने से पहले उसको उखाड़ दो। द मैन्योर रिमूवल इंक्लूड द फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड अपरूटिंग। उसको उखाड़ना एक तो ये तरीका है। हेल्प ऑफ खुरपी, खुरपी के हेल्प से उखाड़ते हैं ना, खुरपी या कसोला जिसको कहते हैं, उसके हेल्प से जो मिट्टी के अंदर से जितनी वीड उनको उखाड़ देते हैं या हैंड की हेल्प से अपरूट कर देते हैं। दिस इज डन इज आल्सो द अप्रूव्ड वीड को अप्रूव करने का। सीड ड्रिलिंग मेथड से भी अप्रूव करते हैं और या खुरपी के हेल्प से भी करते हैं। सिंपल फिजिकल मेथड रिमूवल एंड से भी करते हैं। कटिंग करके भी लूज कर सकते हैं। वीड आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ वीडीसाइड्स। वीडीसाइड क्या होता है सर? वीडीसाइड हर्बिसाइड, हर्ब को मारने वाला हर्बिसाइड, इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड, वीड को मारने वाला वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करने वाला, वीडीसाइड वीड को किल करने वाला, वीड जो खरपतवार उसको मारने वाले को वीडीसाइड कहते हैं। स्प्रे होता है, केमिकल होता है जिसमें पानी में मिलाकर फसल के ऊपर डाल दिया जाए तो जो वीड है उनको जला देगा, एक पर्टिकुलर वीड को जलाता है। जैसे 2,4-D सबसे इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा इस साल भाई। 2,4-D क्या होता है? ये ना डाइकोट जो प्लांट होते हैं, जैसे गेहूं के अंदर इसका स्प्रे होता है। गेहूं मोनोकोट है, गेहूं क्या है? मोनोकोट। सर ये मोनोकोट क्या होता है? जिसके पत्ते सीधे होते हैं, सिंपल होते हैं, ऐसे वाले पत्ते, और जो ऐसा पत्ता मिलेगा ना ऐसा, इनको डाइकोट कहते हैं। ऐसे पत्ते वाले, ऐसे पत्ते जिनमें ऐसे 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 मिले, ये डाइकोट का है। ये किसका है? डाइकोट का है। और डाइकोट कोई भी घास उसके अंदर उगा होगा ना तो उसको तो वो जला देगा, मोनोकोट गेहूं को छोड़ देगा। तो 2,4-D एक सिलेक्टिव वीडीसाइड है, सिलेक्ट करके मारता है, जो नुकसानदेह उनको मारता है और फायदेमंद जो गेहूं है उसको छोड़ देता है। तो 2,4-D एक सिलेक्टिव वीडीसाइड है जो कि सिलेक्ट करके मारता है। देखो यहाँ लिखा, दीज आर द स्प्रे in field to kill the weed, they do not damage the crop को डैमेज नहीं करते। दिस weedicide are declined with the water, मिक्स कर दिया जाता है विद वाटर टू एक्सपेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रे द फील्ड एंड स्प्रेयर की हेल्प से उसको, देखो ये स्प्रे कर रहा है, ये इंसान स्प्रे कर रहा है, 2,4-D डाल रहा है गेहूं के ऊपर, और इसमें कोई भी डाइकोट वीड होगी उसको जला देगा ये 2,4-D। अरे समझ में आ गया? स्प्रेइंग, वीडीसाइड पे स्प्रे करना, उसको जलाना। ठीक है भाई, वीडीसाइड क्या होता है? एक तरह का पॉइजन होता है जो कि एक पर्टिकुलर फसल के अंदर से वीड को जलाने में हेल्प करता है। ठीक है सर, वीडीसाइड भी पता चल गया सर, खुरपी पता लग गया, वीडिंग पता लग गया, वीड पता लग गया, सब तैयार हो रहा है सर। already mentioned the weedicide are separate during the vegetative growth of the weed। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। ये कह रहा है कि सीड आने और फ्लावरिंग आने से पहले जलाओ उसको। अगर उसमें सीड या फ्लावरिंग होगी फिर तो उसमें कोई स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं, उसके बीज फैल जाएंगे और बीज से और ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा। उसको पहले ही वेजिटेटिव ग्रोथ जो उसकी जो ग्रोथ हो रही हो तब उसको उखाड़ने की जरूरत है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर की हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए मुंह को कवर करके करना चाहिए स्प्रे, क्योंकि वो केमिकल अफेक्टेड होते हैं। सो दे शुड बी केमिकल वेरी केयरफुली, यूज द केमिकल्स वेरी केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ को कवर करना चाहिए। देखो उसने माउथ पे ये कवर कर लगा रखा है, ये बहुत समझदार इंसान है। ठीक है, विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। इन केमिकल को वीडीसाइड को स्प्रे करते वक्त अपने मुंह को कवर रखें, किसी भी क्लॉथ के हेल्प से मुंह माउथ और नोज को कवर करके रखें, ताकि वो केमिकल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना चला जाए, ब्रीदिंग के साथ हमारी बॉडी में इंटर ना कर जाए। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट प्रोसेस आ गया सर हार्वेस्टिंग। 6th स्टेप पे आ गए सर, और 7th स्टोरेज। दो ही बचे हैं सर अब तो। हार्वेस्टिंग क्या होती है? फसल पूरी तरह से मैच्योर होके पक चुकी है, उसको कटिंग करने के प्रोसेस को क्रॉप के आफ्टर मैच्योरिंग कटिंग ऑफ द क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे डिवाइसेस आज के टाइम, वो भी बता देता हूं। देखो, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर होने के बाद कट करने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट एंड कट क्लोज टू द ग्राउंड के बिल्कुल नीचे तक कट कर ली जाती है। इट इज यूज्ड टू 3 to 4 month ऑफ सीरियल्स मैच्योर। 3 से 4 महीने में जो मैच्योर होने के बाद कट किया जाता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैच्योर बाद सिकल होता है दराती। भाई ये दराती देखो, सिकल दिखा रखी, इसके हेल्प से कटिंग की जाती है। आज के टाइम तो रैपर आ गई, मशीनें आ गई, मैकेनिकल मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर आ गई आज के टाइम, जिसको रैपर कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन्स सीड नीड टू बी सेपरेट। अब हार्वेस्टिंग के लिए और आज के टाइम तो कंबाइन भी आ चुकी है, जो थ्रेशरिंग और हार्वेस्टिंग दोनों एक साथ करती है। देखो कंबाइन मशीन होती है, उसको नाम ही कंबाइन क्यों है? क्योंकि हार्वेस्टिंग कटिंग भी करती है वो साथ में, और थ्रेशरिंग करना, उसको जो अनाज है उसको अलग करना, उससे अनाज को उसके जो चाप है उस जिसको हम वेस्ट मटेरियल उससे अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेशरिंग प्लस हार्वेस्टिंग दोनों कर देती है मशीन, उसको कहते हैं कंबाइन, इकट्ठा कंबाइन है वो।
ठीक है, अरे समझ में आया क्या? उसके बारे में भी बताया गया आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हार्वेस्टिंग समझ में आया, मैच्योर होने के बाद कटिंग के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। सिक्कल दराती की हेल्प से लोकली किया जाता है। आज के फिर थ्रेशरिंग की जाएगी, हार्वेस्टिंग के बाद क्या किया जाएगा, थ्रेशरिंग की जाएगी। देखना ये क्या कह रहा है, द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेट। ग्रेन सीड है अनाज को अलग करने के प्रोसेस को, अनाज को अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रॉम द चाफ। चाफ जो उसका वेस्ट मटेरियल, उससे अलग करना है अनाज गेहूं को, ग्रेन को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग होता है कट करने को, तो क्या कहते हैं हम, हार्वेस्टिंग। और फिर वो हार्वेस्ट हुए में से अनाज को अलग करके निकाल लेना चाफ में से, तूड़ी में से, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग प्लस हार्वेस्टिंग करने वाली एक मशीन एक ही साथ दोनों काम करती है, तो कंबाइन कर देती है, दोनों को जोड़ देती है एक साथ, तो उसको कंबाइन मशीन कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये कंबाइन चल रही है, ये थ्रेशरिंग प्लस हार्वेस्टिंग दोनों कर रही है। हार्वेस्टिंग कट भी करती है, थ्रेशरिंग उसको अनाज को भी अलग कर रही है। विच इन फैक्ट द हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर, उसमें हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी, दोनों चीजें एक साथ है, इसलिए कंबाइन कहते हैं। अरे समझ में आया क्या? आगे चलते हैं, विंडोइंग। देखो पुराने टाइम में जो क्या करते थे, अनाज को पीट लिया जाता था, कूट लिया जाता था, उसके बाद उसके विंडोइंग की जाती। विंडोइंग मतलब उसको आगे विंडो के जो पंखा, बहुत बड़ा पंखा चलता था, उसके आगे सामने करते, चाफ अलग हो जाता था, अनाज अलग होता था। ये विंडोइंग प्रोसेस पुराने टाइम में यूज होते थे, आज के टाइम में तो ऐसा नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट। और एक हार्वेस्टिंग के टाइम जो फेस्टिवल्स आते हैं, इनके नाम याद रखें, पेपर में आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। हार्वेस्टिंग के दौरान जो फेस्टिवल्स आते हैं उनके नाम याद रखें, एंजॉय करते हैं लोग जिन फेस्टिवल्स में। सबसे पहले तो एक बैसाखी याद है, पंजाब का सबसे बड़ा, होली फा, देखो ये याद रख लेंगे भाई, सिर्फ सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बैसाखी, होली, दिवाली, नबना, बिहू, नबन्या और बिहू, ये सारे जो साउथ साइड के भी हैं, कुछ अपने नॉर्थ इंडिया के हैं सारे, और दिवाली तो सभी का, दिवाली होली तो सभी के हैं, ठीक है। ये सारे त्योहार हैं जो कि, पोंगल सबसे इंपॉर्टेंट, मैं भूल गया, पोंगल, ठीक है, साउथ की साइड जो पोंगल खेला जाता है। तो ये सारे के सारे याद रखेंगे भाई, फेस्टिवल्स जो हार्वेस्टिंग के दौरान आते हैं, और इन पे लोग एंजॉय करते हैं, फेस्टिवल्स को हार्वेस्ट करते हैं, इनको इनकम का सोर्स आता है। बैसाखी भी मनाई जाती है। स्टोरेज, 7th पॉइंट और लास्ट पॉइंट आ गया सर ये तो। स्टोरेज, जो भी अनाज हमने निकाला है उसको अब माइक्रोब्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, रेट से, चूहों से, इंसेक्ट से, मॉइस्चर से, नमी से, शुष्क होने से बचाना है। मॉइस्चर से, रेट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से, इनसे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टास्क है भाई, जिसके लिए इतनी मेहनत करी उसको स्टोर तो अच्छे से करे। लास्ट में पूरी मेहनत करे, लास्ट में उसको बरा भी करवा दे, तो क्या फायदा है ऐसी मेहनत का। अरे समझ में आया क्या? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टोरेज और प्रोड्यूस ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क, हार्वेस्टिंग ग्रेन आर केप्ट टू लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेड से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हार्वेस्टिंग ग्रेन आर मोर मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर होती है। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, पहले उनको सुखाना पड़ता है, सीधे उनको स्टोर नहीं कर सकते। अगर उनको सुखाया नहीं और सीधे स्टोर कर दिए तो उसमें मॉइस्चर की वजह से वो खराब हो जाएगा सारा अनाज, ठीक है। दे में गेट स्पॉइल्ड अटैच्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच हो जाएंगे, मेक अप देम द अनफिट फॉर यूज ऑफ द जर्मिनेशन, और वो आगे जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम ग्रेन आर प्रॉपर्ली ड्राई, इनको धूप में सुखाना पड़ेगा, रिड्यूस मॉइस्चर को, ताकि इनके अंदर की मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए। द प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगी, ताकि बैक्टीरिया, फंगस, पेस्ट एक्सेट्रा इनको ना लग पाए, इसलिए ड्राई करना पड़ेगा। सनलाइट में इसको लंबे समय तक रखो ताकि किसी प्रकार की कोई मॉइस्चर, पेस्ट या बैक्टीरिया, फंगी इस पे इफेक्ट ना कर सके। अरे समझ में आया क्या? और स्टोर करने के लिए जो बड़े बड़े बर्तन हैं उनको क्या कहते हैं, सिलोज या ग्रेनरीज, सिलोज या ग्रेनरीज। चले इनके बारे में पढ़ देते हैं, लास्ट आ गया बिल्कुल चैप्टर का, एंडिंग पे चल रहा है। देखो स्टोरेज फॉर ग्रेन इन द गिनी बैग्स एंड, ये जो बोरी कहते हैं जिसको, बैग बनाए जाते हैं, गिनी बैग्स जूट के बने होते हैं, ठीक है। फार्मर्स स्टोर देयर जूट बैग्स होते हैं, और मेटल बीन्स भी होते हैं, बड़े मेटेलिक बर्तन। और लार्ज स्टोरेज ग्रेन्स जो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियों में स्टोरेज होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, सिलोज कहते हैं, जैसे ये दिखा रखे बड़े बड़े बर्तन, सिलोज, ठीक है। और ये जूट के बैग दिखा रखे, ठीक है। सिलोज एंड ग्रेनरीज, सिलोज और ग्रेनरीज, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट एंड रेट एंड इंसेक्ट, से बचाने के, रेट, पेस्ट और इनसे बचाने के लिए इनको इनमें स्टोर किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स, देखो नीम के पत्ते भी डाल दिए जाते हैं स्टोर करने के बाद इसमें, ताकि कोई पेस्ट ना लग सके, क्योंकि कड़वा होता है ना नीम, इसलिए पेस्ट से बचाने के लिए। ग्रेन एंड बिग स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम पेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेस्ट से बचाने के लिए इनमें कुछ केमिकल भी डाले जा रहे हैं आज के टाइम तो, और पहले जो पुराने टाइम में लोग नीम के पत्ते, माचिस भी डाल देते हैं, बहुत सारी चीज जो केमिकल
जो जिसकी वजह से कोई भी पेस्ट इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एंट्री ना कर सके। समझ में आया क्या? फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो हम एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंदर एक और चीज को इंक्लूड करते हैं, वो क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। सर एनिमल ये तो पशुओं से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं, ये एलाइड एक्टिविटी में आता है। एलाइड एक्टिविटी का मतलब सर, एलाइड वो होती हैं जो एग्रीकल्चर खेती के साथ साथ करी जाने वाली एक्टिविटीज को एलाइड एक्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलाइड एक्टिविटी। एलाइड एक्टिविटी इसमें क्या आता है सर? इसमें एनिमल हस्बेंड्री आती है, और एनिमल हस्बेंड्री में बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं हम, एपीकल्चर या बी कीपिंग कहते हैं, सेरिकल्चर रेशम के कीट को पाल सकते हैं, फिशरी मछली पालन कर सकते हैं, पोल्ट्री मुर्गे फार्म कर सकते हैं, डेयरी मैनेजमेंट पशुओं को पालतू बना सकते हैं। ये सारे काम एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। और ये क्यों किए जाते हैं? ताकि हमें दूध, मीट और पनीर वगैरह वगैरह जितनी भी जो प्रोडक्ट हैं, एग, ये सब कुछ मिल सके, रेशम मिल सके, इनके लिए हम करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लांट खेती के साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जो इंसान को करनी होती है। सिमिलरली एनिमल रेयर्ड टू होम और फार्मर हैव टू प्रोवाइड ए प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर। पशुओं को पालतू बनाया जाए, उनको फूड दिया जाए, शेल्टर दिया जाए, उनकी केयर की जाए। दिस इज डन लार्ज स्केल पे अगर ये किया जाता है तो इसको एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जाना जाता है। एनिमल हस्बेंड्री अलाइड एक्टिविटी, जो कि फिश पालने से रिलेटेड है। और भी मैंने अभी भी बताया ना, इसमें और क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? रेशम कीट, रेशम के लिए। पोल्ट्री, मुर्गे, पोल्ट्री फार्म, मुर्गियों के लिए। फिशरी, मछलियों के लिए। ऐसे बहुत सारे और भी कर सकते हो जिनसे कि ह्यूमन को बेनिफिट मिले और एग्रीकल्चर के साथ साथ इनको भी मैनेज कर सके। ये सारी बातें समझ में आई क्या रे? बहुत बढ़िया। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता है? पशुओं को पालतू बनाया जाता है, उनको फूड, शेल्टर और केयरिंग दी जाती है, इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और इसमें क्या बताएगा? देखो, हमें अगर ये चीजें हमें पॉइंट क्लियर है तो इसका मतलब हमने पूरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में 7 पॉइंट थे, सारे के सारे पढ़ लिए सर हमने। क्या क्या थे? सॉइल की प्रिपरेशन, फिर सोविंग थी सर, फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करना था सर, उसके बाद उसमें क्या करना था रे? इरिगेशन करना था सर। इरिगेशन के बाद क्या करना था सर? उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड किया, फिर उसमें इरिगेशन कर दिया सर, फिर उसके बाद क्या किया बताओ रे? फिर सर उसको कटिंग करी, हार्वेस्टिंग करी, फिर स्टोरेज करा। इस तरह से 7 स्टेप से गुजरना पड़ा सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री से कवर हो गया, पशुओं को पालतू बनाना और रियर करना, उनको कल्चर करना। क्रॉप, एक से तरह के पौधे। फर्टिलाइजर, केमिकल इंडस्ट्री, ग्रेनरी जिनमें स्टोर करते हैं। हार्वेस्टिंग, कटिंग करना। इरिगेशन, उनमें सिंचाई करना। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, पता है सर। मैन्योर, जो ऑर्गेनिक खाद जो तैयार करी जाती है। फल को कहते हैं सर। रबी की फसलें पता है सर। सीड, बीज जो होता है। सिलोज, जिन बर्तनों में उनको स्टोर करते हैं। सोइंग, उगाने के मेथड को कहते हैं। स्टोरेज, ताकि उनको मॉइस्चर से, नमी से बचाए। थ्रेशरिंग, अनाज को चाफ से अलग करना, जो ग्रेन है और चाफ को अलग अलग करना सर। वीड, जो खरपतवार होती हैं। वीडिसाइड, जो खरपतवारों को मारने के लिए जो केमिकल स्प्रे किए जाते हैं उनको वीडिसाइड। विंडोइंग सर, चाफ को हवा के सामने करने से चाफ अलग हो जाए और ग्रेन अलग हो जाए, उसको विंडोइंग कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट तो कवर है सर। इसका मतलब ये लेक्चर भी पूरी तरह से कवर है। और ये बीएससी एग्रीकल्चर और 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें से पूरी बातें जो है बीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने देखे और बहुत बार आ रहे हैं। और लोग सोचते हैं तो बहुत ही सिंपल है, मेरे को तो आता है। नहीं आता भाई, पढ़ ले, फिर भी ध्यान दे इन छोटी छोटी बातों पे। शब्दों को का ज्ञान होगा तभी तो तुम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। बिल्कुल सिंपल चीजें ज्यादा आनी चाहिए एज कम्पेयर टू टफ चीजों से। सिंपल चीजें तब आएंगी जब आप बहुत ज्यादा हर चीज में बता रहा हूँ वैसे वैसे कवर करते चलोगे, सिंपल चीजें आएंगी। सिंपल चीज में से तुम एग्जाम देख लो, प्रीवियस ईयर के कितने एग्जाम उठा लो रे, सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। वहां कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई कंपटीशन भाई बहुत ज्यादा लॉजिकल कोई क्वेश्चन ही नहीं यार, वहां सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और वो दिमाग ये चेक कर रहा है कि उसको प्रीवियस क्लासों की नॉलेज है या नहीं, बस इतना ही चेक कर रहा, और ज्यादा चेकिंग नहीं चल रही वहां पे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस लेक्चर को अच्छे से कवर कर लें और इससे रिलेटेड मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दूंगा बहुत सारे, वो भी कवर करने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।